हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज़ की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 43 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 44 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारी टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को, और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना चाहिए। आपका प्रश्न है, शांति की जीतें संग्रामों की जीतों से किसी भी तरह से कम ख्याति प्राप्त नहीं। इस कथन का लॉर्ड विलियम बेंटिक के संदर्भ में परीक्षण कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। तो उत्तर देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला उपयोगितावादी गवर्नर जनरल था। इसके तहत उसकी मान्यता यह थी कि अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम खुशी लाना। बेंटिक के समय भारत में शिक्षा की परंपरागत प्रणाली के स्थान पर ब्रिटिश प्रणाली का आगमन हुआ। न्याय क्षेत्र में विधि के संहिताकरण और दंड प्रणाली में सुधार, राजस्व प्रणाली के तहत रैयतवाड़ी एवं महालवाड़ी प्रणाली के तहत कर का निर्धारण का कार्य हुआ। सामाजिक सुधार के तहत सती प्रथा उन्मूलन, दास प्रथा उन्मूलन, मानव बलि पर रोक, विधवा विवाह की स्वीकृति आदि की दिशा में कदम इत्यादि। इन कार्यों से भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार को बल मिला। इसी तथ्य को आधार बनाकर कुछ विद्वानों का मानना है कि बेंटिक ने जिस प्रकार बिना युद्ध के माध्यम से भारतीय में क्या लिखा है, भारतीयों में ब्रिटिश सत्ता को मजबूत बनाया, भारत में ब्रिटिश सत्ता को मजबूत बनाया, वो लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस आदि के समान ही प्रशंसनीय है। परंतु यदि दूसरे पक्ष को देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि क्लाइव व कॉर्नवालिस की परिस्थितियां बेंटिक से पूर्णतः विपरीत थी, क्योंकि क्लाइव व कॉर्नवालिस के दौरान उसके प्रतिद्वंदी फ्रांसीसी, मैसूर, मराठा थे, जो कंपनी अपनी सत्ता के लिए लड़ रहे थे। वहीं बेंटिक के समय ना तो फ्रांसीसी और ना ही मैसूर मजबूत बने रहे, तो मराठा आंतरिक विद्रोह का शिकार था। इसी क्रम में 1813 के बाद से ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीवाद की नीति शामिल हो गया, पूंजीवादी की नीति शामिल हो गया, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने भारतीय समाज में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। यथा शिक्षा, सती प्रथा जैसी कृतियां आदि में सुधार के माध्यम से। हालांकि किसी नीति को क्रियान्वित करने में शासक प्रशासक के व्यक्तित्व की भूमिका होती है। जैसे कॉर्नवालिस को ब्रिटिश सरकार ने मैसूर के विरुद्ध युद्ध न करने का निर्देश दिया था, परंतु उसने युद्ध को चुना। ठीक इसी तरह बेंटिक का प्रयास था, जब तक संभव तब तक उदारवादी मार्ग अपनाया जाए। आपने एनालिसिस तो अच्छा किया है, मतलब शुरू से प्रश्न को इनकोड करने को लेकर, और साथ में ही उसके दूसरे पक्ष को। निष्कर्ष थोड़ा आप और अच्छा बनाइए। मतलब निष्कर्ष आप ऐसा बनाते जैसे कि आपने शुरुआत की थी ना, कि अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण की। तो आप यहाँ पर ये शुरुआत न करके इसको अंत में रखते कि किस तरीके से अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण की बात करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासन जिम्मेदार था। लेकिन हम देखते हैं ये अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण न होकर ब्रिटिश सरकार के अधिकतम कल्याण की बात पर आधारित था, जिसमें उन भारतीयों के शोषणकारी प्रवृत्ति या उन भारतीय हस्तशिल्प या हस्त उद्योगों या अकाल की प्रवृत्ति के दम पर औपनिवेशिक दासता को बढ़ावा दिया, जिसकी परिणति बाद के काल में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में देखने को मिलती है। आप इसको ऐसे लिखते हैं निष्कर्ष के तौर पर, ठीक। वैसे आपने प्रथम बार में इसका आंसर काफ़ी अच्छा लिखा है अन्य की अपेक्षा। आपका एनालिसिस का जो ये प्रोसेस है ये काफ़ी इसमें अच्छा है, और आप कोशिश करें इस भूमिका को थोड़ा सा यहाँ से अवॉइड करें, क्योंकि जब आप इस भूमिका को अवॉइड कर देंगे ना, तो आपके पास ये डायरेक्ट इनकोड आप कर देंगे। आप ये बता सकते हैं, या तो आप ऐसे किया करिए, जब भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, प्रश्न क्या है, प्रश्न है शांति की जीतें संग्रामों की जीतों से किसी भी तरह से कम ख्याति प्राप्त नहीं। अर्थात आप पहले ये बता दो कि संग्रामों की जीतों को ख्याति प्राप्त क्यों कहा गया। जैसे क्लाइव ने प्लासी जीता, बक्सर जीता, फिर किस प्रकार मैसूर और मराठों पर विजय प्राप्त की कॉर्नवालिस ने, कैसे वेलेजली ने सहायक संधि के माध्यम से कई सारी रियासतों को अपने अधीन कर लिया, कैसे लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पंजाब के समामेलन को बढ़ावा दिया। ये सारी चीज़ें जब आपने बता दी, ठीक है, तब आप बताइए कि हाँ, इन जीतों के माध्यम से लगभग समस्त भारत
कुछ एक रियासतों को अगर छोड़ दिया जाए तो समस्त भारत ब्रिटिश कंपनी के अधीन आ चुका था, जिसके आधार पर कहा जाता है कि संग्रामों की जीतों ने काफ़ी ख्याति प्राप्त की। किंतु यह भी स्मरणीय हो कि इसी प्रशासनिक या इसी संग्रामों की जीत को स्थायित्व प्रदान करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उपयोगितावादी जिस सिद्धांत का सहारा लेकर भारत में कई सारे सुधार किए, और फिर आप उनमें ये सुधार बता दोगे, उससे न केवल शासन सुदृढ़ हुआ बल्कि भारतीयों के मन में भी अंग्रेजों के प्रति एक सकारात्मक छवि का विस्तार हुआ। हालांकि इस छवि का एक दोहरा प्रारूप भी देखने को मिलता है, जिसमें जो परंपरागत भारतीय हैं वो इन सुधारों से काफ़ी नाराज हुए, जिसकी परिणति के तौर पर हम 1857 के विद्रोह में एक सहायक कारण के रूप में भी देख सकते हैं। खैर कुछ भी हो, लॉर्ड विलियम बेंटिक्स ने जिन सुधारों को प्रमोट किया वो वास्तव में उस समय की ज़रूरत थे। कारण कॉर्नवालिस के बाद से प्रशासन में कई प्रकार की आंतरिक समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। अर्थात भले ही लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बाहरी तौर पर अंग्रेजी साम्राज्य को मजबूत न किया हो, किंतु आंतरिक तौर पर भारतीय जनमानस के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य की एक उपयोगितावादी विचारधारा के तहत सकारात्मक छवि को प्रमोट करने का प्रयत्न किया, जिसकी छवि युगों युगों तक या जिसकी छवि आगे आने वाले कई वर्षों तक अंग्रेजी साम्राज्य के स्थायित्व में सहायक की भूमिका निर्वहन करने में महत्वपूर्ण रही। आप ऐसे लिख सकते हो, और फिर आप बता सकते हो कि इसी बेस पर किस प्रकार लॉर्ड डलहौजी ने आगे चलकर समस्त जो शेष रियासतें थी उनको भारतीय राज्यों में ब्रिटिश साम्राज्य में समामेलन कर लिया, और 1857 के विद्रोह के बाद प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के अधीन भारत का शासन आ गया। तो आप ऐसे बता सकते हो। क्लियर? तो आपको ये उत्तर समझ में आ जाएगा। आपने जो इसमें बिजनेस की डायमेंशन डाली वो भी अच्छी बात है कि हाँ बिजनेस की डायमेंशन, लेकिन अब जब आपने इतनी सारी बातें बता दी तो आपसे क्या कह रहा, परीक्षण कीजिए। ठीक, परीक्षण के तौर पर आप इसके दो परीक्षण बता सकते हो निष्कर्ष में। एक तो ये कि भारतीयों को जब रिफॉर्म किया गया, भारतीयों के समाज में, सोसाइटी में, प्रशासन में उनकी भागीदारी को बढ़ावा दिया गया, तो ये एक तरीके से भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद को प्रमोट करने का एक सहायक उपकरण भी बना। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने कहा कि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा दी जाएगी, भारतीयों को अंग्रेजी लिटरेचर पढ़ाए जाएंगे, तो हुआ क्या कि वो भारतीय, आपने देखा होगा एक प्रश्न आपको ऐसे ही मिलता है आगे चलकर कि भारतीयों ने दास्ता की बेड़ियों को उन्हीं पश्चिमी हथौड़े से तोड़ दिया जिनके आधार पर उनको बंधक बनाया गया था। समझ गए? तो आप क्या इसका मतलब होता है? यही है कि दास्ता की बेड़ियां अंग्रेजों की थी और पश्चिमी हथौड़े कौन थे? पश्चिमी एजुकेशन, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की बात उसी के आधार पर उन्होंने तोड़ दी। तो आप बता सकते हो कि किस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद को प्रमोट करने में ये एक सहायक की भूमिका निभा दी। समझ गए? इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हो और निष्कर्ष भी आप ऐसे दे सकते हो, लेकिन आप इसकी जो शुरुआत करो वो शुरुआत करो संग्रामों की जीतों से, कि किस प्रकार क्लाइव, कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स या वेलेज़ली या लॉर्ड हेस्टिंग्स, इन सब ने किस प्रकार संग्रामों की जीतों के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य की स्थिति को मजबूत किया। हालांकि बाहरी रूप से, और आंतरिक रूप से जो मजबूती प्रदान की वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कई सुधारों के माध्यम से। तो आप बता सकते हो। और आपको एक चीज़ ये भी देखना चाहिए कि उस समय लगभग 60 से 70 वर्षों के युद्ध के बाद शांति की आवश्यकता की ज़रूरत भी थी। ज़रूरत इसलिए भी थी क्योंकि भारतीय जनमानस के अंदर इस बात की छवि बन रही थी कि जो ब्रिटेन की सरकार है वो केवल युद्ध और सिर्फ युद्ध में ही संलिप्त रहती है, अर्थात उसका उद्देश्य किसी भी प्रकार का हमारा कल्याण करना नहीं है। और इसी समय आप देखोगे कि ब्रिटेन में यूटिलिटेरियन अप्रोच चल रही थी, अर्थात उपयोगितावादी सिद्धांत। उपयोगितावादी सिद्धांत का मतलब ये था कि हम सबके कल्याण की बात करते हैं, सबके सुख में अपना सुख समझते हैं। समझ गए? तो अब आप जब ये चीज़ें बताओगे कि यूटिलिटेरियन अप्रोच से प्रभावित तो था, लेकिन इसमें अधिकतम लोगों की अधिकतम खुशी निहित ना होकर ब्रिटेन के अधिकतम लोगों की अधिकतम खुशी निहित थी, जिसमें भारत के अंतर्गत हम अकाल, उद्योगों के पतन, हस्तशिल्प का पतन, ये सारी चीज़ें, गतिविधियाँ देख सकते हैं। क्लियर? तो आप ऐसे कर सकते हो। इसमें जो रिफॉर्म बताते हो उनकी भी आप एक सीमा बता दो कि इसने जो रिफॉर्म किए,
चाहे सती प्रथा को लेकर हो, चाहे ठगी के दमन को लेकर हो, या फिर आप देखोगे इसने कहा कि प्रशासन में बिना किसी भेदभाव के लोगों की अपॉइंटमेंट होगी। बट क्या वो अपॉइंटमेंट जो हुई तो वो क्या उच्च पदों पर हुई या निम्न पदों पर? तो निम्न पदों पर हुई। क्या जाति धर्म भेदभाव के आधार पर ये सारी चीज़ें बंद कर दी गई? नहीं बंद की गई, ये भेदभाव आगे भी बने रहे। यहाँ तक कि नेशनल मूवमेंट जब अपने पीक पर था तब भी आप देखते हो कई सारे वर्ड्स मिलते हैं कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो ये क्यों कहा जाता था? तो इसीलिए तो कहा जाता था क्योंकि भेदभाव बना ही था। बस ये था कि एक आवरण लगा दिया गया शांति की जीतों का, एक आवरण लगा दिया गया उपयोगितावादी विचार का। और आवरण ये लगाने का एक कारण क्या था? व्यापारिक ज़रूरतें, अर्थात उनको एक ऐसी मार्केट चाहिए थी। आप बताइए कि जब आप बिजनेस करते हो, जैसे आप देखोगे कि जम्मू कश्मीर में बिजनेस इतना अच्छा क्यों नहीं हो पा रहा था? क्यों? क्योंकि वहाँ पे उग्रवादी या कई सारे संगठन या वहाँ पे आतंकवादी घटनाओं से अव्यवस्था फैलती है। और जहाँ पर अव्यवस्था होगी, जहाँ पर शांति नहीं होगी, जहाँ पर संग्राम ही संग्राम होगा, वहाँ पर आप ट्रेड नहीं कर सकते। समझ रहे? और आपको पता है कि 1813 के बाद से फ्री ट्रेड की पॉलिसी अपनाई जाने लगी। तो ट्रेड के लिए माहौल की ज़रूरत थी, और वो माहौल कैसा होना चाहिए? शांति परक होना चाहिए। और आप देखोगे जो सुधार भी किए गए लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, वो सुधार इसलिए नहीं किए गए कि उसको बड़ा खराब लगता था कि अरे भारतीयों में इतनी सारी पारंपरिक समस्याएं क्यों हैं, या भारतीयों के रीति रिवाज इतने जटिल क्यों हैं, या वो कुप्रथाएं ऐसी क्यों विद्यमान हैं। वास्तव में वो इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे मार्केट चाहिए थी। अब आप सोचिए कि अगर उसने परंपरागत शिक्षा को बदलने की बात की और मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की, तो मॉडर्न एजुकेशन क्या सिखाएगी कि आप अपनी इस परंपरागत धोती कुर्ता से बाहर निकलिए, आप टाई कोट बेल्ट इन सब का उपयोग कीजिए, आप हैट लगाइए। तो जब आप हैट लगाओगे, जब आप परंपरागत चीज़ों से बाहर निकलोगे, तब आप प्रोडक्ट्स किसके परचेज करोगे? आप प्रोडक्ट परचेज करोगे ब्रिटेन के उद्योगपतियों के द्वारा बने हुए माल का। क्लियर? अब जब आप उनका उपयोग करोगे तो इससे क्या होगा? उनका ट्रेड बढ़ेगा, और ट्रेड बढ़ाना ही तो उनका उद्देश्य था। इसीलिए तो यूटिलिटेरियन अप्रोच लाए। समझ गए? आपने देखा होगा कि जब आप कई सारे लोगों को देखते हुए एडवर्टाइज क्यों करते हैं? उनका उद्देश्य होता है कि वो अपना ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं। समझ गए? तो आप इस तरीके से बता सकते हो क्योंकि उस समय ब्रिटेन के एक औद्योगिक वर्ग को इस बात की ज़रूरत थी कि अब संग्राम नहीं, अब शांति चाहिए। और शांति इसलिए चाहिए क्योंकि उन्हें अपनी व्यापार वाणिज्य की गतिविधियों को प्रमोट करना था, उन्हें भारत को एक बाजार के रूप में उपयोग में लाना था। उन्हें इस बात की पुष्टि करनी थी कि युद्धों के माध्यम से हम कहीं इतनी अस्थिरता न प्राप्त कर लें जिससे भारतीय जनमानस हमसे नाराज ना हो जाए। इसीलिए कुछ समय तक भारतीय जनमानस को शांति के उस वातावरण में रखा जिसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक की भूमिका प्रमुख रही। हालांकि हम बाद में देखते हैं कि कैसे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा फिर से कई सारी रियासतों को व्यपगत किया गया, और जब उसने इस कार्य को प्रमुखता प्रदान की तो उसी के विरोध स्वरूप भारतीय जनमानस से 1857 की विद्रोह की आप कह सकते हो कि लहर देखने को मिलती है, जिसमें उस शासन की सत्ता को उखाड़ फेंकने की बात की गई और बाद में क्राउन के शासन की स्थापना हुई। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि शांति की जीतें समय की परिस्थिति के अनुरूप ढली थी, न कि अंग्रेजों की मजबूरी थी। क्लियर? तो आप ये कह सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये आंसर काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।